ये है द हॉन्टेड पॉडकास्ट, जहाँ हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक साया और एक डर जो आपकी रूह तक उतर जाएगी। तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और खो जाइए उस दुनिया में जहाँ से लौटना किसी के बस की बात नहीं। मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द हॉन्टेड पॉडकास्ट में। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं आज की डरावनी कहानी। गरीबी भी इंसान को मजबूर करके तोड़ देती है और टूटने के बाद उस इंसान को पता ही नहीं चलता कि आखिरकार वो क्या कर रहा है और उसका अंजाम क्या हो सकता है। आज मैं आप सबको महेश नाम के एक लड़के की कहानी सुनाऊंगा। मेरा नाम महेश है और मैं एक 22 साल का लड़का हूँ। जब मैं 20 साल का था मुझे पता नहीं था कि अगले 2-3 सालों में मेरी पूरी ज़िंदगी ही जहन्नुम बनने वाली है। मेरे पापा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी हमारे पास। घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। पर अचानक पापा का बिजनेस डूबने लगा और कर्ज काफ़ी बढ़ने लगा। फिर एक टाइम ऐसा आया हमें अपना बंगला भी बेचना पड़ा। ये सब देखने के बाद पापा को एकदम से शॉक लगा और उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। 2 सालों में हम जन्नत से सीधा जहन्नुम में आकर पहुंच गए थे। बंगला बेचने के बाद हम सब हमारे गांव आ गए और हमारे गांव वाले घर में ही रहने लगे। वहाँ रहना भी किसी सज़ा से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ मेरे चाचा और चाची रहते थे और चाची के ताने बंदूक की गोली से भी ज़्यादा खतरनाक थे। पर मजबूरन हमें वहाँ रहना ही पड़ता था। मैं चाचा जी के साथ खेतीबाड़ी सीखने चला जाता था, पर चाची के ताने दिन ब दिन बढ़ने लग रहे थे। मैं तो तंग आ चुका था इस उधार की ज़िंदगी से, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। पर मैंने पैसे कमाने के लिए एकदम से तय किया और ठान लिया जो कुछ भी करके पैसे कमाने हैं। जैसे भी हो मुझे पैसे कमाने ही थे। पैसे कमाने के लिए मैं कई सारे लोगों के पास पहुंचा और आखिरकार मुझे पास के एक राइस मिल में मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। वैसे उस नौकरी में ज़्यादा पैसा तो नहीं था, पर मुझे अपने चाची के तानों से छुटकारा ज़रूर मिल गया था। फिर मैंने उस मिल में ज्वाइन कर लिया और ऐसे चलते हुए 1 महीना गुजर गया। उस मिल में एक वॉचमैन था, उनको सब तिवारी चाचा कहकर बुलाते थे। वो करीब 55 साल के थे। उनके साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। तिवारी चाचा भी एक बहुत ही अच्छे और जानकार इंसान थे। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। वो मुझे अपना बेटा ही मानते थे। उनका इस दुनिया में और कोई नहीं था। ड्यूटी के बाद मैं अक्सर उनके साथ कई देर तक बातें किया करता था। एक दिन रात को हम दोनों ने पार्टी करने का तय किया, तो मैं उस दिन घर नहीं गया और तिवारी चाचा के साथ ही मिलकर उनके घर रुक गया। रात को हम दोनों ने शराब पिया और खूब सारी बातें की। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई तो वो भी काफ़ी भावुक हो गए। फिर मैंने उन्हें कहा, चाचा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस चाहिए। मेरी बात सुनकर तिवारी चाचा कुछ देर खामोश हो गए और कहा, एक तरीका है जिससे तुम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। पर इतना कहते ही वो चुप हो गए। मैंने कहा, पर क्या चाचा, बताइए ना, कैसे अमीर बनूंगा मैं? एक गहरी सांस लेने के बाद तिवारी चाचा ने कहा, हमारे मिल के ठीक पीछे जो जंगल है वहाँ एक कब्र गड़ा हुआ है। उस कब्र में एक लड़की की लाश है और उस लाश के पास कई सारे सोने गड़े हुए हैं। उस लड़की के दोनों हाथ भी सोने के बने हुए हैं, पर भूल कर भी तुम उन हाथों को मत लाना। फिर मैंने पूछा, वो लाश किसकी है और उसके सोने के हाथ क्यों हैं चाचा? फिर तिवारी चाचा ने कहा, ये एक बहुत पुरानी कहानी है।
कई साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब इस गांव में एक बहुत ही अमीर जमींदार हुआ करता था। उसकी बस एक ही बेटी थी और उसका नाम था माया। माया दिखने में जितनी खूबसूरत थी, वो मन से भी उतनी ही साफ दिल की थी और वो सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। एक बार माया अपने बागीचे में खेल रही थी और अचानक से एक जहरीले कीड़े ने माया के दोनों हाथों को काट लिया। इससे माया काफ़ी बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने कहा अगर माया को बचाना है तो उसके दोनों हाथ काटने पड़ेंगे। फिर जमींदार भी मान गया और माया को बचाने के लिए डॉक्टर ने माया के दोनों हाथ कोहनियों से नीचे काट दिए। कुछ दिनों बाद माया ठीक हो गई, पर अपने कटे हाथों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। माया की ये हालत देखकर जमींदार माया के लिए 2 सोने के हाथ बनवा कर लाया और माया भी काफ़ी खुश हो गई अपने नए हाथ देखकर। वैसे वो हाथ किसी काम के तो नहीं थे, पर माया को काफ़ी अच्छे लगने लगे थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद दोबारा उस जहर के कारण असर फिर दिखा और माया मारी गई। जमींदार ने माया को नहीं जलाया और उसे जंगल के बीच एक कब्र में दफन कर दिया। माया के बाद वो जमींदार भी अचानक कहीं गायब हो गया। उसका भी कोई अता पता नहीं मिला। ये सारी बात सुनने के बाद मैंने पूछा, चाचा ये सब आपको किसने बताया? चाचा ने कहा, उस जमींदार के पास जो मुंशी काम करता था वो मेरे ही पिताजी थे। अब मन ही मन मैंने ठान लिया कि कैसे भी करके मुझे वो खजाना हासिल करना ही था। मैंने चाचा से कहा, मुझे उस कब्र का रास्ता दीजिए, मैं कल सवेरे ही जाकर वो सोना ले आऊँगा। ये सुनते ही चाचा ने कहा, सवेरे नहीं, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो सबको ये बात पता चल जाएगी। फिर मैंने अगले रात को ही जाना तय किया। चाचा भी मान गए मेरे साथ चलने के लिए। अगले दिन ठीक रात को खाना खाकर हम दोनों कुछ ज़रूरी सामान लेकर चुपके से रवाना हो गए उस जंगल की ओर। वो जंगल काफ़ी भयानक था। कीड़ों की अजीब आवाज़ें रूह को कँपा दे रही थी। करीब 1 घंटे बाद आखिरकार हम उस कब्र के पास पहुँच गए। हमने तुरंत खोदना शुरू किया। कई देर बाद हमने वो कब्र आखिरकार खोल ही दिया। कब्र खुलते ही बदबू से तो हम दूर भागने लगे। फिर हमने चेहरे पर रुमाल लगाया और दोबारा कब्र के अंदर गए। कब्र के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ था। सच में उस कंकाल के दोनों हाथ सोने के थे। टॉर्च की रोशनी में वो दोनों हाथ काफ़ी जोर से चमक रहे थे। कंकाल के ठीक नीचे एक बक्सा पड़ा हुआ था। उस बक्से को खोलते ही मैं खुशी के मारे पागल हो गया। उस बक्से के अंदर कई सारे जेवर थे, सोने थे और हीरे भी थे। फिर हम उस कब्र को बंद करने ही वाले थे कि पर मेरा मन नहीं माना। मेरी नज़र उन दोनों हाथों पर भी थी, लेकिन चाचा ने साफ मना कर दिया। पर मैंने चाचा को बहुत समझाया। आखिरकार मैंने वो दोनों सोने के हाथ उस कंकाल से निकालकर अपने बैग में डाल दिया। फिर हमने कब्र बंद किया और दोबारा चुपके से मिल में आ गए। मैंने चाचा को आधा सोना और एक सोने का हाथ दिया, पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। फिर मैं खुशी खुशी सोना और दोनों हाथ लेकर अपने घर आ गया। लेकिन घर आते ही मैं चौंक गया। घर आते ही मुझे पता चला कि मेरे पापा का देहांत हो चुका है। मेरी खुशी अचानक गम में बदल गई। फिर पिताजी के क्रियाक्रम के बाद मैं माँ को लेकर दोबारा शहर चला आया, क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी सोना था। मैंने वो जेवर बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लिया था और शहर में एक घर भी खरीद लिया। मेरी माँ हमेशा पूछा करती थी कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पर मैं हमेशा उनकी बात को टाल देता था। ऐसे आराम से कुछ दिन बीत गए, पर एक दिन रात को अचानक मुझे पायलों की अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी।
पर मैंने उस आवाज़ को इग्नोर किया और दोबारा सो गया। कुछ देर बाद मुझे अपने छत से पैरों की आहटों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं तुरंत उठा और अपने माँ को देखने गया तो वो आराम से सो रही थी। अब मुझे लगने लगा शायद कोई चोर घुस आया है जो छत पर घूम रहा है। मैं चुपचाप दबे कदमों से बाहर बगीचे में गया। बाहर चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था क्योंकि उस दिन आसमान में काफ़ी बादल थे। पर कुछ देर बाद मैंने देखा छत पे एक लड़की की परछाई घूम रही थी। मुझे ये सब काफ़ी अजीब लगा क्योंकि हमारे छत पे जाने वाली सीढ़ी घर के अंदर से है, तो ये लड़की छत पर चढ़ी कैसे? फिर मैं दोबारा दबे कदमों से घर के अंदर गया और सीढ़ियों से होकर ऊपर चढ़ने लगा। अभी भी पैरों की आहट सुनाई दे रही थी मुझे, लेकिन जब मैं छत पे पहुंचा तो अचानक से आवाज़ भी बंद हो गई और छत पर कोई नहीं था। मैंने छत का कोना कोना छान मारा पर वहाँ ना लड़की ना कुछ भी नहीं था। फिर मैं नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक से पीछे से किसी ने एक जोरदार का लात मारा। मैं सीढ़ियों से गिरने ही वाला था पर कैसे करके संभल गया। मैं दोबारा छत पर गया तो डर के मारे मेरा खून ही जम गया। मैंने देखा पानी की टंकी के ऊपर एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके दोनों हाथ कोहनी तक थे। ये नज़ारा देखकर तो मैं थर-थर कांपने लगा। फिर वो लड़की धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। वो मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और एक भयानक आवाज़ में कहा, मेरे हाथ मुझे वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे दोनों हाथ में ले जाऊंगी। ये सब देखने के बाद मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में ही था। मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी। फिर मैंने मेरी माँ को पूरी बात बताई तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होने लगी और वो हाथ दोबारा वहाँ वापस छोड़ कर आने के लिए कहा। पर मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि मेरे मन में लालच आ गया था। इसलिए मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया और ऐसे कुछ दिन और बीत गए। एक रात मैं टीवी देख रहा था। अचानक लाइट चली गई। उस रात माँ भी बाहर चली गई थी। लाइट जाने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी मुझे फिर से पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। अचानक मेरी नज़र सामने वाले कमरे में पड़ी। वहाँ वही लड़की माया खड़ी थी। उसको देखते ही मैं घर से भागने की कोशिश करने लगा, पर अचानक से खिड़की दरवाजे सब अपने आप बंद हो गए और मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक मैं एक जगह पर अपने आप ही जम गया और वो माया धीरे धीरे मेरे सामने आ गई और वही भयानक आवाज़ में कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब इसकी सजा भुगतो। फिर उसने मेरे बाएं हाथ को पकड़ा और कोहनी से ऐसे तोड़ दिया जैसे लकड़ी हो। मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता और फिर मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में ही था और मेरा बायां हाथ भी सही सलामत था। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और तब मुझे पता चला कि माया ने बस मुझे एक चेतावनी ही दी थी। अब मेरे मन से लालच चला गया था और तुरंत मैंने उन दोनों हाथों को लेकर गांव चला गया। वहां पहुंचते ही मैं तिवारी चाचा के पास गया और उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। फिर हम दोनों दोबारा माया के कब्र के पास गए। वहां पहुंचते ही हमने कब्र को दोबारा खोला और उन सोने के हाथों को मैंने उस कंकाल के हाथों से जोड़ दिया। हाथ जुड़ते ही एक ठंडी हवा का झोंका हम दोनों को छूकर निकल गई। शायद माया खुश थी। फिर हम दोनों वापस आ गए।
तिवारी चाचा सही कहते थे, माया सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आशा है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।